हाइडन ट्रुथ यानी कि छिपा हुआ सच, ये नाम था एक मैगजीन का जो 1990s में नॉर्थ अमेरिका यानी कि मैक्सिको, यूएस और कनाडा में बड़ी फेमस और पॉपुलर हुआ करती थी। ये मैगजीन आमतौर पर उन ढकी छुपी बातों को ढूंढ निकालती जिसके बारे में और लोग नहीं जानते। मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है, कहीं भाग गया है, तो वो एक्चुअली जिंदा है, मर गया, किससे कनेक्टेड था, वगैरह वगैरह। इसके अलावा नॉर्मल बातें भी वो ढूंढ के निकालते। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहा हो, तो ये जाके उससे मिलते। स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, क्राइम, हर जगह इनकी पहुंच हुआ करती। इनकी खासियत ये थी कि इनके जो इम्पोर्टेंट शहर थे, जैसे कि मान लीजिए कनाडा में टोरंटो हो गया, या यूएस में न्यूयॉर्क हो गया, या फिर मैक्सिको में मैक्सिको सिटी हो गया, इन जगह पर इनके खास एडिटर हुआ करते जो इस तरह के कामों को संभाल के किया करते थे। इस वक्त यहाँ पर ये बात चल रही है टेक्सास में। टेक्सास में इनके एडिटर हुआ करते थे रूपर्ट। रूपर्ट जाने वाले हैं कुछ 2 महीनों की छुट्टी पर, और उनकी जगह एक स्टॉप गैप एडिटर आने जा रहा है। स्टॉप गैप एडिटर वो होता है जो कि आपके एब्सेंस में उस वक्त के काम करता है और बाद में वो चला जाता है। लेकिन इस वक्त वो जो नए रिक्रूट्स है, कुछ 4 या 5 रिपोर्टर्स जिनको कि अभी अभी शामिल किया गया है टीम में, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए साहब, किसी को जान से मार देना और उसकी डेड बॉडी को गुम कर देना इतना आसान नहीं है जितना कि आप जासूसी नॉवेल्स में या फिर फिल्मों में आप देखते हो। दरअसल जब आप किसी को मार देते हो, छिपा देते हो, उसकी बॉडी का पता चल ही जाता है, क्योंकि स्मेल आती है, उसके आसपास में कीड़े होते हैं, फिर उसके अपने खुद के बाल, उसके कपड़े, स्मेल आती है, तो पता तो चल ही जाएगा। तो उसमें से एक जो रिपोर्टर था उसने खड़े होकर पूछा, साहब आप ये सब बातें बता रहे हैं, यहाँ पर जो डेथ ऑफ वैली है यानी कि मौत की खाई, अब ये मौत की खाई क्या है? ये एक बहुत गहरी सी एक खाई है जो कि मैक्सिको के बॉर्डर के पहले और टेक्सास और न्यू मैक्सिको स्टेट के बीच में। न्यू मैक्सिको ये एक यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट है, तो इनके बीच में कहीं पर वो है, बहुत गहरी है। उसके अंदर अगर कोई गिर जाए तो उसके डेड बॉडी का आमतौर पे पता नहीं चलता। उसकी वजह ये होती है कि काफ़ी गहराई के नीचे में, अंदर में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते हैं जो बॉडी को या तो खींच कर ले जाते हैं या फिर उसको खा जाते हैं। कई बार तो ऐसे भी हुआ है, 99% केसेस में ऐसे हुआ है कि जो लोग वहाँ गलती से गिर गए या गुमशुदा हो गए, उनका पता नहीं चला। क्रिमिनल ने भी इसका फ़ायदा उठाया है, किसी को मारा और फिर ले आके फेंक दिया तो पता नहीं चल पाया। तो यही बात उन्होंने पूछी कि साहब अगर इस तरह से फेंक दिया जाए तो आप जो कह रहे हैं स्मेल वगैरह वगैरह, इसका पता कैसे चलेगा? अब उनको पसीने छूट गए क्योंकि उनको जवाब चाहिए था, और उन्होंने अभी अभी कह दिया था किसी को मार के छिपाना इतना आसान नहीं होता। अब वो इस तरह के डिस्कशन की उम्मीद नहीं करते, वो सोच ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर जैक आकर खड़े हुए। जैक कोई 35-40 ईयर्स के आसपास के एक शख्स थे जो कि कनाडा से आए हुए थे। अब ये जैक को जानते भी थे क्योंकि जैक के फादर मैनुअल भी इसी मैगजीन के लिए पहले काम किया करते, बड़े ईमानदार आदमी थे, लेकिन ज़िंदगी भर कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए क्योंकि उनके बहुत ही लिमिटेड स्किल थे। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को काफ़ी स्किल उसके अंदर होने चाहिए, यहाँ वहाँ जाए, घूमे, पता करे, लिखे, अकल का इस्तेमाल करे। ये सीधे साधे इंसान थे, तो हमेशा एक क्लर्क की तरह से काम करते रहे, लेकिन उनकी बोली हुई बातों का काफ़ी इंपॉर्टेंस था। अगर वो किसी को रिकमेंडेशन दे दें तो उसको अपॉइंट कर दिया जाता था। तो इसलिए रूपर्ट ये मैनुअल को जानते थे और फिर उसी वजह से वो जैक को भी जानते थे। तो उन्होंने जैक को बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि तुम यहाँ पर स्टॉप गैप एडिटर की तरह से आए हो, मगर देखो भाई, मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ? तुम तो वैसे भी कनाडा में काम करते हो, टोरंटो में, और तुम बहुत सारा काम करते हो, तो तुम्हें यहाँ भेज दिया गया, चलो ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात तुमको मैं बता दूँ, मैं जिनकी अभी क्लास ले रहा था, जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा था, ये लड़के बड़े परेशान करने वाले, इस तरह के सवाल पूछते हैं, इनको कंट्रोल करना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो उस पर जैक ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं साहब, आप तो 2 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं, मुझे इन्हीं से काम लेना है, अब मैं क्या करूँगा? उन्होंने थोड़ी देर सोचा, उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसे है कि इनको नसीहत करने से कुछ नहीं होगा, इनके सामने एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, कुछ ऐसा केस ढूंढ के निकालना पड़ता है जिसको कि ये ढूंढ नहीं पाए हों या और कोई ढूंढ नहीं पाया हो, कोई एडवेंचरस काम को करना होता है। अब देखो, मेरी तो उम्र काफ़ी हो गई, मैं रिटायरमेंट के काफ़ी पास भी पहुंच रहा हूं, मैं ये सब काम तो नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन तुम चाहो तो इस काम को कर सकते हो। तो जैक ने पूछा, ये कैसे? उन्होंने समझा के कहा कि देखो भाई, ऐसी बात है कि यहां पर बहुत सारे कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। मसलन जैसे कोई गुम हो गया हो, गुमशुदा हो गया हो, ढूंढने की कोशिश की जा रही है मगर पता नहीं चल रहा है। अब मेरी ऐसी उम्र नहीं कि मैं इन कामों को करूं, तुम कर सकते हो। तो उसने कहा कि ऐसी कौन सी फाइल्स आपके पास हैं? उन्होंने 2-4 फाइल ला के रख दी। जैक ने थोड़ा पढ़ा, ढूंढ के निकाला। एक फाइल थी रूबिया नाम के एक रिपोर्टर की, कनाडा से ही वो आई हुई थी। कुछ तकरीबन 1 आध महीना पहले यहाँ आई थी और फिर वो गुमशुदा हो गई थी। उसके बारे में किसी को पता नहीं चला था। ढूंढने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बारे में कई तरह की बातें कही गई। कहा गया कि भाई या तो लड़की पैसों की लालच में जो क्रिमिनल्स थे उनसे मिली, पैसे लिए, रिपोर्टिंग नहीं बनाई और गायब हो गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद उसको किसी ने मारकर कहीं फेंक दिया होगा तो उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। कुछ लोगों ने यह भी कहा आगे चलकर कि भाई देखो, उसको तो स्पेनिश लैंग्वेज आती थी क्योंकि वो स्पेनिश लैंग्वेज बोलने वाली ही लड़की थी। तो यहाँ से अब मैक्सिको या फिर जो साउथ अमेरिका के दूसरे स्टेट्स हैं वो कोई बहुत दूर तो है नहीं, तो वो लड़की ने यहाँ से कुछ पैसे लिए होंगे और यहाँ से वो चंपत हो गई। भाई सीधी सी बात है कि इस मैगजीन के लिए काम करती रहती, ऐसे कौन सा पैसा मिलता? आप जनरली जर्नलिस्ट के बारे में जानते हो कि जर्नलिस्ट को शुरुआती दिनों में तो इतने सारे पैसे नहीं मिलते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, फिर पैसे उनके हाथ में आते हैं। शुरुआती दिनों में आपको काम बहुत करना पड़ता है और पैसे आपके पास में उतने नहीं आ पाते, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो भाई उस लड़की ने तय कर लिया होगा कि बजाय यहाँ धक्के खाने के या इस तरह की ज़िंदगी जीने के, अच्छी बात तो यह है कि वो जाए और जाकर किसी तरह से उन पैसों के सहारे साउथ अमेरिका में रहे। तो अब अगर वो लड़की इस तरह से गायब होगी तो उसको पता कैसे लगाया जाए? और उससे बड़ी मुश्किल ये है कि भाई यहाँ की पुलिस कैनेडियन पुलिस की तरह से तो नहीं है। टेक्सास या न्यू मैक्सिको ये यूएस के वो स्टेट्स है जहाँ पर कि पुलिस काफ़ी करप्ट होती है और बहुत सी बातें तो क्रिमिनल्स के मदद से आपको सॉल्व करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा ये सारी बातें हो सकती है, तो अब इस लड़की को ढूंढोगे कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए, मुझे आपसे चार्ज लेने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 1 हफ्ता मुझे आपके साथ ट्रेनिंग लेनी थी। अब आप मुझे ऐसे क्या ट्रेन कर लोगे? बहुत सारी बातें तो मैं जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं। तो 1 हफ्ते के लिए मैं न्यू मैक्सिको स्टेट चला जाता हूँ, वहाँ जाकर उस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि अगर मुझे कोई प्रूफ न भी मिले लेकिन एक कंक्लूजन मैं निकाल पाऊँ तो ये फाइल कम से कम जो बंद है इसका एक कंक्लूजन निकल जाएगा, इन लड़कों पे इंप्रेशन पड़ेगा और अगले 2 महीने मेरे साथ ये काम करेंगे। तो उस पर रुपर्ट ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे फादर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए मैं तुमको आगाह कर रहा हूँ। जाने को तुम चले जाओगे न्यू मैक्सिको स्टेट में, लेकिन वहाँ पर का जो क्राइम लेवल है वो टेक्सास से भी कहीं ज़्यादा है। अपने बचाव का इंतज़ाम तुमको आप ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए जैक ने हाँ कह दिया। मगर जैक जो बात उनको नहीं बताना चाहते थे वो ये कि न्यू मैक्सिको के जिस शहर में वो जा रहे थे वहाँ पर पुलिस कैप्टन थे पीटरसन। पीटरसन बहुत पहले कभी कनाडा में रहे थे और वो जैक की माँ मरियम को जानते थे। अब कैसे जानते थे उसकी भी वजह थी। जब पीटरसन वहाँ रहा करते थे तो मरियम उनसे तकरीबन उम्र में 10 साल की बड़ी थी। पीटरसन ने काफ़ी करीबी देखी थी लेकिन मरियम ने उनकी काफ़ी मदद की, पढ़ाई लिखाई में भी और बाकी तरह से भी। और ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे करके उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी की। जॉब के सिलसिले में वो यूएस चले आए। उनको किस्मत पुलिस के साथ ज्वाइन कर गई और फिर वो धीरे धीरे करके यहाँ पर चले आए न्यू मैक्सिको स्टेट में और अब वहाँ पर उस शहर में पुलिस कैप्टन है। उनके रिटायरमेंट का वक्त काफ़ी पास में आने जा रहा था लेकिन फिर भी उस काम को तो वो कर ही रहे थे। तो जैक को पूरा भरोसा था कि उनकी मदद करेंगे। तो जैक ने ये बात तो रुपर्ट को नहीं बताई। उसने कहा कि 1 हफ्ते में लौट आऊँगा, मैं जाकर उनसे बात कर लेता हूँ। वो गए, जाकर कैप्टन पीटरसन से मिले। पीटरसन ने मिलते ही सबसे पहले पूछा उनकी माँ मरियम के बारे में। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो उनकी मौत हो चुकी। तो पीटरसन ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी लेट मिली। मैं ट्रेनिंग के लिए तब कहीं इंग्लैंड वगैरह गया हुआ था, लौट कर आया तो उसकी मौत की खबर मुझे मिली। मैं एक बार वहाँ आया भी था लेकिन तुम वहाँ नहीं थे, तो मैं उसकी कब्र पे फूल वगैरह चढ़ा के आया। मुझे पता चला है कि उसने एक बड़ा सा अच्छा सा इंस्टीट्यूशन अपने हस्बैंड के नाम से खोल रखा है। अब जो जैक थे वो इस बात को जानते थे कि उनके फादर मैनुअल एक ईमानदार आदमी तो थे ही लेकिन गरीबी में दिन बिताए थे। लेकिन उसके बाद में उनकी माँ ने मेहनत मशक्क़त करके एक इंस्टीट्यूशन खोला था उनके नाम का
और जो कि उनके नाम को बढ़ाए रखता था। उनकी माँ का कहना ऐसा ही था कि भाई देखो, गरीबी चल सकती है, नाकामयाबी चल सकती है, नाम पर बट्टा नहीं लगना चाहिए। तो मैनुअल इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था और उसमें मरियम और मैनुअल दोनों के नाम ही वहाँ पर थे, और जो नए नए जो रिपोर्टर्स वगैरह आते उनको ट्रेनिंग देने का काम वहाँ गवर्नमेंट किया करती थी। उन दोनों के स्टैचू भी वहाँ बने हुए थे। तो जैक से ये उम्मीद की जा रही थी कि जैक कुछ ऐसे काम करे कि उनके माँ बाप का नाम उसमें रोशन हो। तो खैर जैक ने कहा, आपने जो कहा वो तो सब सही है लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और सिलसिले में आया हूँ। वो जो रूबिया नाम की लड़की यहाँ आई थी और बाद में लापता हो गई, मुझे उसके बारे में कुछ मालूमात चाहिए, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई तुम इस चक्कर में क्यों पड़ते हो। अब वो जैसे कि इसके पहले उनको रूपर्ट ने कहा था कि कहीं उसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वही बात कैप्टन ने भी कही, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उस लड़की का बैकग्राउंड एकदम खाली है। उसके पेरेंट्स बहुत पहले कभी यहाँ से यूरोप चले गए थे, लड़की यहीं रह गई। इसने कई तरह के काम किए, अब उसके बाद में कुछ अच्छे भी किए, कुछ बुरे भी किए। ना उसकी फैमिली में कोई, ना उसका बॉयफ्रेंड कोई। हाँ, एक बात मैंने सुनी थी कि जब यहाँ पर वो जांच पड़ताल करने आई थी तो उसके साथ में कोई था। कौन था इस बारे में कभी किसी को पता चल ही नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि चल नहीं पाया, इसका क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने कहा देखो भाई देखो, मैं पुलिस में हूँ, रिटायर्ड होने जा रहा हूँ। कैनेडियन पुलिस और यहाँ जो न्यू मैक्सिको स्टेट की पुलिस है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, अपने काम को ठीक तरह से करता हूँ। उसकी वजह है मेरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, मेरे खर्च भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं। फैमिली मैंने बहुत लिमिटेड रखी है अपनी, मेरी वाइफ भी काम करती है। मेरे लिए कह देना आसान है कि पुलिस की नौकरी में मेरा खर्च का जो पैसा है वो निकल आता है। लेकिन मेरे जो बाकी के जूनियर्स है, जो ऑफिसर्स है, इनके जो भी सीनियर, अब जिनकी उम्र बढ़ गई है, जिनके बच्चे वगैरह बाहर पढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है। इनकी वाइफ से, इनकी फैमिली भी जो है वो फॉरेन टूर पे जाती है, अपने आप ही तो नहीं हो जाता। यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, वो उनको इस तरह के पैसे देते हैं। पता तो मुझे है, सबूत मेरे पास नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में मान लो अगर उस रूबिया को गायब करने के पीछे किसी पॉलिटिशियन का या किसी और का हाथ रहा होगा, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब ये बात मैं तुमको ऑफ रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड पे मैं बात बोलूँ, तुम तो रिपोर्टर, इस बात को पब्लिश कर दोगे, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी कि मैंने ऐसी बात कही ही क्यों जिसको मैं साबित ही नहीं कर सकता था। तो मैंने तुमको एक हिंट दे दिया है कि क्या हो सकता है, ऐसा ही हुआ होगा, ये मैं नहीं जानता। तो जैक ने कहा कि सर, पर यह बात है कि मैं यहाँ पर तफ्तीश करने आया हूँ, 1 हफ्ते का मेरे पास वक्त है, तो मेरे लिए खतरे क्या हो सकते हैं। उन्होंने कहा खतरे तो कई तरह के हो सकते हैं, यहाँ क्रिमिनल्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, और सीधी सी बात है कि यहाँ पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के आपस में साठगांठ होती है। अगर तुम किसी वजह से उनके रास्ते में आ रहे हो इस जांच पड़ताल के चक्कर में, या ये भी हो सकता है कि जो एक शख्स जिसको हम नहीं ढूंढ पाए, जो कि रूबिया के साथ में यहाँ था, वो कौन था, पॉलिटिशियन का आदमी था, क्रिमिनल का आदमी था, या और कोई था, हमको नहीं पता। या ये भी हो सकता है कि उसी ने रूबिया को गायब करवाया हो, जो भी होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी अगर ये जान जाए कि तुम रूबिया के को ढूंढने आए हो, तो जाहिर सी बात है रूबिया ऐसी कोई बात जानती थी जिसमें उसका गायब होना ज़रूरी था। अब तुम उसी बात को ढूंढ निकालोगे, खतरा तो तुम्हारे लिए भी है। प्रोटेक्शन का मैं इंतजाम किए देता हूँ। तो जैक ने कहा ये मत कीजिए, पुलिस वाला मेरे साथ में हमेशा घूमता रहेगा तो मैं जांच पड़ताल कैसे करूँगा। पुलिस को देखकर तो लोग कई बार जवाब भी नहीं देते हैं। आप मुझे मेरे ढंग से काम करने दीजिए, जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपकी मदद ले लूँगा। अब यहाँ पर पुलिस कैप्टन पीटरसन और जैक दोनों ने एक दूसरे को सही बात नहीं बताई थी। पुलिस कैप्टन को इस बात का अंदेशा था कि अगर वो लड़की गायब हुई है तो किस लिए हुई होगी, लेकिन वो इस बात को बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके सबूत उनके पास नहीं थे। उनको कहीं ना कहीं से हिंट था कि ये पॉलिटिकल और क्रिमिनल, इनके बीच का कुछ चक्कर था और उनकी बातों को शायद उसने रिकॉर्ड कर लिया था और इसीलिए वो लड़की को गायब कर दिया गया था। लेकिन अब वो ये बात बोले कैसे, जबकि खासतौर पर तुम्हारा रिटायरमेंट पास में आ रहा है, तो फिक्र तो उनको लगी हुई थी। दूसरी तरफ जैक ने उनको ये नहीं बताया कि वहाँ के जो लोकल एडिटर थे, जो कि अपने काम को ठीक तरह से किया करते, जिनका नाम क्रैमवेल था, क्रैमवेल इस बारे में बहुत कुछ जानते होंगे और वो उनको बताएंगे भी। तो इसलिए ये बात उन्होंने जानबूझ के पीटरसन को नहीं बताई, वो जाके क्रैमवेल से मिले। तो क्रैमवेल को बताया कि इस तरह का मामला है, मैं यहाँ स्टॉप गैप एडिटर की तरफ से आया हूँ और मैं इस मामले को हल करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। क्रैमवेल ने कहा देखो भाई, इस मामले से अपने आप को दूर रखो। क्यों, मैं तुम्हें समझाए देता हूँ। इलेक्शंस बहुत दूर नहीं है,
हमारे कनाडा की बात अलग है, कोई जीते कोई हारे कुछ हो जाए फर्क नहीं पड़ता। यूएस में ऐसा नहीं है, यहाँ अलग अलग स्टेट्स होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती हैं। अब जैसे कि तुम जानते हो कि यूएस में दो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहती है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। अब यहाँ पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि रिपब्लिकन हमेशा चुनकर आती है, जैसे कि अभी तुम टेक्सास से आए हो, यहाँ रिपब्लिकन हमेशा चुनकर आती है। कैलिफोर्निया, वहाँ पर हमेशा डेमोक्रेट चुनकर आते हैं। लेकिन ये जो न्यू मैक्सिको स्टेट है ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों में से कोई भी चुनकर आ सकता है, और इसीलिए इन चीज़ों को लेकर यहाँ बड़ी गड़बड़ियाँ हुआ करती है। अभी के यहाँ जो करंट में जो रूलर है, जो चुनकर आए हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका नाम है व्राइट। ये जाहिर सी बात है कि रिपब्लिकन के कैंडिडेट हैं। अब इनके जो अपोनेंट है यहाँ पर वो है अल्बर्ट, जो कि डेमोक्रेट कैंडिडेट हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एंटी इंक्यूबेंस वेव हमेशा चलती है, इसका सीधा मतलब हुआ कि जो पावर में रहता है अगले इलेक्शन में शायद वो पावर के बाहर हो सकता है। ये न्यू मैक्सिको स्टेट्स में अक्सर होता रहता है ऐसा। तो अब के बारे में इस बात के चांस है, बस एक होता है कि हल्का सा पुश देने की ज़रूरत है। तो मुझे ये लगता है कि ये मामला जो वाटरगेट केस हुआ था 1975 में, आज से 15 साल पहले, उससे मिलता जुलता है। अब जैक को वाटरगेट के बारे में पता था, इसको शॉर्ट में जो समझ लीजिए कि रिचर्ड निक्सन उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इलेक्शन पास में आने जा रहे थे, उन पर वैसे भी काफ़ी प्रेशर बन रहा था क्योंकि उनकी कुछ पॉलिसीज अनसक्सेसफुल रही थी, जिसमें वियतनाम वार की पॉलिसी भी थी। अब उनको इस बात का डर लग रहा था कि अपोजिशन उनके खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। वो लोग हमेशा मिलते थे और वो वाटरगेट नाम की एक बिल्डिंग में बैठा करते थे। उनकी बात को जानने के लिए उन्होंने वहां पर टेप रिकॉर्डर लगवाए टेक्नीशियंस की मदद से। कुछ वक्त के बाद में उन टेप रिकॉर्डर्स ने काम करना बंद कर दिया, तो टेक्नीशियंस को ठीक करने के लिए भेजा गया। टेक्नीशियन पकड़े गए। ये भाई साहब रिचर्ड निक्सन ने झूठ बोलकर कसम खाई कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन बाद में आगे में प्रूव हो गया। टेक्नीशियन को सजा हुई, सजा इनको भी हो जाती, पर इन्होंने चालाकी की, रिजाइन कर दिया। उनका जो वाइस प्रेसिडेंट था उसको प्रेसिडेंट बना दिया और उसने अपने पावर का यूज करके इनको माफी दिलवा दी। तो ऐसे कुछ मामला वो हुआ था, और ऐसा ही मामला कुछ यहाँ पर भी है। ये मामला कुछ इस तरह का हो सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे अब के जो यहाँ के एमपी है व्राइट, इनको फंडिंग किया करते यहाँ के दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है, जिनका नाम टेलर है, और यही सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा फिर जो अल्बर्ट इनका अपोनेंट है वो भी इनसे मिलता जुलता रहता है। और फिर जो तीसरा किंग मेकर है मैकटर्नी, जो कि बहुत पहले कभी क्रिमिनल रहा था, जिसके बारे में कभी कुछ प्रूव नहीं हुआ। कहते कि बाद में वो सुधर गया, लेकिन भाई अब आपके पुराने कनेक्शन है, आप सुधर कैसे गए? पैसे आपके पास में आते हैं, उसको कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारे लोग आपस में मिले जुले हो सकते हैं। देखो कैसे होता है कि जब पावर चेंज होता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है। मान लीजिए कि अब जैसे इस वक्त में यहाँ पर पावर में है राइट। अब अगर राइट हट जाता है और आगे चल के अल्बर्ट पावर में आता है, तो जिन्होंने अब तक के राइट को पैसे दिए होंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पास करने के लिए, वो तो मुश्किल में आ जाएंगे। तो फायदे का सौदा ये है कि इलेक्शन के पहले ही अल्बर्ट को सेट कर लिया जाए, उसको कुछ पैसे वगैरह दे के मामले को सुलझा लिया जाए। वो इलेक्शन से रहे तो सही, लेकिन जीतने की कोशिश ना करे, और फिर राइट चुनकर वापस आ जाएं, और फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट या आपके जो क्रिमिनल्स हैं उनका काम वैसे ही चलता रहे। तो जैक ने कहा ये सब तो सही है, लेकिन भाई साहब ये तो बताइए कि इनको इकट्ठा कैसे लाया जाएगा? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जो एक दूसरे के अपोजिट में और एक साथ आ गए। उन्होंने कहा इसकी भी वजह है मोनिका एक यहाँ पर फ्रीलांसर जर्नलिस्ट की तरह से काम करती है, हमारी मैगजीन के लिए नहीं, किसी और के लिए। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है बड़ा डाउटफुल है। वो आज से तकरीबन 10 साल पहले अगर आप जाके देखते हैं तो तीनों की ही, मतलब कि अब के जो पॉलिटिशियन है राइट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है टेलर, और उसके बाद में जो मैकटर्नी जो क्रिमिनल है, और इसके अलावा आपके अल्बर्ट जो कि डेमोक्रेट के कैंडिडेट है अपोनेंट के, इन चारों की ही किसी ना किसी मौके पर वो गर्लफ्रेंड रही है, चाहे 2 महीने के लिए 4 महीने के लिए, लेकिन रही है, इनसे कनेक्टेड है। तो उसी ने इन चारों को एक जगह इकट्ठा किया था। इनकी बातचीत चल रही थी कि क्या और कैसे किया जाए।
एक ऐसा हल्का सा कयास ये लगाया जा रहा है कि रूबिया जो कि रिपोर्टर थी, कनाडा से आई हुई थी, उसके साथ में कोई और भी था। कौन था इसका पता नहीं, शायद वो ये मोनिका ही हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो मेल रहा होगा, फीमेल भी हो सकती है, पर जो भी होगा। तो इन दोनों ने मिलकर, मतलब मोनिका और रूबिया ने मिलकर, ये मीटिंग तो अरेंज पहले मोनिका ने करवाई, लेकिन रूबिया ने मोनिका के साथ मिलकर इस मीटिंग के कॉन्वर्सेशन को टेप कर लिया था, रिकॉर्ड कर लिया था, और बाद में फिर अचानक ही वो लापता हो गई। कैसी हुई, क्या हुई, उसके साथ कौन था, उसका रोल इसमें क्या था, इसका किसी को पता नहीं, और इसकी किसी ने बहुत ज़्यादा फिक्र भी नहीं की। तुम्हारे कैप्टन साहब ने जो कहा वो सही बात है कि भाई उसके आगे पीछे कोई नहीं, तो सीधी बात है, उसके बारे में जांच पड़ताल कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि रूबिया इतनी एक्सपर्ट कैसे हो सकती है। उसने कहा तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें याद है कि एक क्रिमिनल हुआ करता था बेनेडिक्ट। जैक ने कहा हाँ, वो तो कैनेडियन था, कुछ ड्रग्स का काम वगैरह किया करता था, बाद में वो यूएस में आया, पकड़ा गया, उसको जेल भी हुई, शायद अब भी वो जेल में ही है। उन्होंने कहा हाँ, बेनेडिक्ट बहुत ही शातिर था, उसकी उम्र अब तकरीबन 50 साल के आसपास होने को आई थी, लेकिन जब वो 17-18 साल का था तब से इसी काम को कर रहा था। साउथ अमेरिका जाता, ड्रग्स लाता, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता, उसके असिस्टेंट और उसके साथ में गैंग में काम करने वाले कोई नहीं, सारे काम वो अकेले ही करता, डिलीवरी देगा, पैसे लेगा, इसलिए उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं थे। बहुत बार ऐसे कयास लगाते गए, लेकिन वो एक मूविंग टारगेट था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह मूव होते रहता, तो उस पर कभी किसी की नजर नहीं पड़ती। उसकी फाइल भी, उसकी जो फोटोग्राफ्स थे वो भी पुलिस के फाइल में ठीक से आ नहीं पाए थे, इस तरह से वो था। लेकिन जब रूबिया उसके पीछे लगी तो उसने पहला काम यही किया कि उसकी वो गर्लफ्रेंड बन गई चालाकी से। उसके साथ में कुछ 6 हफ्ते तक के वो रही, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, और बाद में वही इन्फॉर्मेशन उसने अपने मैगजीन को भी पास कर दी और उसके साथ साथ पुलिस को भी पास कर दी। पुलिस ने बेनेडिक्ट को पकड़ लिया, बेनेडिक्ट अभी जेल काट रहा है। तो उस पर जैक ने कहा कि क्या ऐसे हो सकता है कि रूबिया के गायब होने के पीछे बेनेडिक्ट का ही हाथ रहा होगा, या वो जो शख्स जो रूबिया के साथ में घूम रहा था वो बेनेडिक्ट रहा होगा। उसने कहा ये नहीं हो सकता, बेनेडिक्ट जेल में है, उसने अपना कोई गैंग तो बनाया नहीं था, उसके सपोर्टर कोई थे नहीं, और जिनको ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता वो बिजनेस लाइक लोग थे। जैसे मान लीजिए अगर वो मैकटर्नी को भी ड्रग्स देता होगा या पॉलिटिशियन को भी देता होगा, आपने ड्रग दिए, आपको पैसे मिल गए, मामला बराबरी का हो गया, ना आपका हम पर कुछ बचा ना हमारा आप पर कुछ बचा, तो उसको बचाने की कोशिश भी कोई क्यों करता। तो जब वो जेल गया था उसको बचाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। तो उस पर जैक ने पूछा लेकिन अगर वो जेल गया है तो मर तो नहीं गया, जिंदा तो है, मुंह तो वो खोल ही सकता है, बता सकता है कि वो किससे मिलता था या किसको क्या दे सकता था, या रूबिया वाला मामला क्या था। उसने कहा सुनने में ठीक बात लगती है, इतना आसान ये है नहीं, क्योंकि बेनेडिक्ट एक प्रिंसिपल को फॉलो करता था जिसको हम कहते हैं कि क्राइम ऑनेस्टी, यानी कि जुर्म में भी ईमानदारी को रखना। तो उसने कभी किसी के नाम कभी नहीं लिए, और इसी वजह से बेनेडिक्ट का रसूख आज भी बना हुआ है। ठीक है, अभी उसको 2-1 साल की और जेल बची है उसकी, वहां से वो छूट आएगा, और जब वो आएगा तो इसी काम को वापस कर पाएगा, क्योंकि उसने जेल जाकर और किसी का नाम न बताकर अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत मजबूत कर लिया है। लोग आज उसकी भली मदद नहीं कर रहे हो, लेकिन जब वो बाहर निकल कर आएगा उस पर जो क्रिमिनल्स होंगे, जो बाकी के लोग होंगे, पॉलिटिशियंस है बाकी, उतना ही भरोसा करेंगे, और इसीलिए वो बहुत काम की चीज़ इनके लिए। तो खामोशी से बैठा हुआ है, और उसने रूबिया को कोई नुकसान पहुंचाया होगा ये लगता तो नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से इस तरह का आदमी को जानता है कि भाई ये एक तरह का खेल है, कभी बाजी उस तरफ कभी बाजी इस तरफ। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो जेल से निकल कर आता, कभी रूबिया से आमना सामना होता, तब वो कुछ करता। जेल से बैठे हुए रूबिया को मरवाएगा, ये तो नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि और कोई बात आपको इस बारे में पता चली है। उन्होंने कहा एक बात और कॉमन है, जैसे कि मोनिका जिस तरह से इन चारों की जिंदगी में कॉमन थी, वैसे ही मैंने अपने जांच पड़ताल से ये पता किया है कि ये चारों का मतलब टेलर इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट पॉलिटिशियन, मैकटर्नी क्रिमिनल, और अल्बर्ट जो कि अपोनेंट का कैंडिडेट है, ये किसी ना किसी मौके पर एक शॉर्ट पीरियड के लिए जिम नाम के एक बूढ़े शख्स से मिले जिसकी उम्र कुछ 80 साल के आसपास है, जो इस शहर के बाहर कहीं रहता है। क्यों मिले थे नहीं पता, बाद में मुझे ये पता चला कि पुलिस भी वहां तक पहुंची थी, लेकिन बाद में पुलिस भी वहां से लौट आई। जिम अपनी जगह पर ही रहता है, कुछ 80 साल का आदमी है। अब चूंकि मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वहां जाके मैं ऐसे भी क्या कर लेता जब उसकी फाइल ही बंद हो रही है रूबिया की, क्योंकि तुम्हारे जो कैप्टन साहब है पीटरसन, वो तो उस पर समरी ए लिखने की तैयारी कर रहे हैं। समरी ए मतलब इस तरह से मामला हुआ था, लेकिन इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, इसके कोई सबूत हमारे पास नहीं है, ऐसे कुछ वो लिखने की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई मैं जाके क्या कर लेता, और फिर मुझे
ऊपर से कोई ऐसे ऑर्डर्स भी नहीं आए। मेरे पास यहीं वैसे बहुत सारे काम थे और जिम तो यहाँ से काफ़ी दूरी पर रहता है, लेकिन अब चूंकि तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और यहाँ सारी बातें हो चुकी है तो इससे तो कुछ होगा नहीं। अब जैसे तुम जाके इन लोगों से मिलोगे भी, पॉलिटिशियन, क्रिमिनल या बाकी के लोगों से, ये सिवाय धमकियां देने के तुमको या अपने रास्ते से हटाने के बोलने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन पास है, इनमें से हंगामा कोई नहीं चाहता है। दूसरा रूबिया का मामला, भाई गड़े मुर्दे कौन उखाड़ना चाहेगा, तो ये तो तुमको धमकियां ही देंगे। इनके ऊपर अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय जिम से जाके बात करो, पता चल सकता है कि क्या है। अब जैक अब तक के जिस तरह से एडिटर का काम कर रहे थे, इतनी अकल उनके पास में थी कि जिम के पास अगर वो रिपोर्टर बन के जाएंगे उससे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने यूँ किया कि कुछ रूबिया के फोटोग्राफ्स वगैरह जमा किए, एक अच्छा सा गिफ्ट लिया, कुछ कपड़े वगैरह खरीदे और फिर जाके वो अंकल जिम से मिले, जो बहुत दूर कहीं रहते थे, एक कोने काने में। उनकी मेमोरी भी ठीक से काम नहीं करती, आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तो उनसे मिलकर उन्होंने कहा कि देखिए साहब, मैं रूबिया के साथ काम किया करता था, ये सामान उसका छूट गया है मेरे पास, और ये गिफ्ट भी आपकी ड्यू लाई थी, आपको बहुत चाहती थी, देने के लिए कहा था, मैं आ ही नहीं पाया, वहाँ काम में बिजी हो गया, अब मैं यहाँ आया हूँ, आपको देने के लिए आया हूँ। ये नहीं कहा मैं रूबिया को ढूंढ रहा हूँ, आपको देने के लिए आया हूँ। अब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा प्यारी सी बच्ची थी, मेरे पास आई थी, लेकिन उसको ऐसे लग रहा था कि वो शायद सेफ नहीं है, क्योंकि वो कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही थी। अब वो चली गई तो उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं हो रही है। अब मैं भी कौन सा उसका सगा अंकल हूँ, दूर का अंकल हूँ। एक आध बार मैंने पुलिस से बात की थी जब यहाँ पर वो आई थी, लेकिन सभी जानना चाहते थे क्या मुझे कुछ देकर गई है। मेरे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सारे यहाँ आ चुके, लेकिन मेरे पास जब देने के लिए कुछ था ही नहीं तो मैं क्या बताता। लेकिन अब ये कोइंसिडेंट ही समझ लो कि आज तुम ये लेकर आए हो और मेरे पास आज एक पार्सल आया है। उन्होंने निकाल कर दिखाया कि ये देखो ये है, तो इसको मैंने खोला भी नहीं है। तो जैक ने उसको खोल के देखा, उसमें एक चाबी थी। जैक ने कहा ये तो यहाँ की यूनिवर्सल लॉकर सिस्टम की चाबी है। अब यूनिवर्सल लॉकर सिस्टम, ये न्यू मैक्सिको के उस शहर में एक बड़ा सा एक हॉल था जहाँ पर बहुत सारे लॉकर्स हुआ करते, उसकी एक चाबी होती। उनसे आपसे नहीं पूछा जाता आप उसमें क्या रख रहे हो, अपना नाम लिखवाइए, चाबी लीजिए, जाइए, लौट कर आइए, उसी चाबी से खोलिए, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। चाबी आपके पास है, उसके अंदर लॉकर के अंदर रखा हुआ सारा मटेरियल आपका, आपको किराया उसका पे करना है और इस तरह से आप इस काम को कर सकते हो। आपका नाम कोई कभी किसी को नहीं बताएगा। तो उसने कहा कि ये तो वहाँ का है, मैं देखता हूँ अगर वहाँ से ऐसे कुछ मिल जाता है जिसके बारे में रूबिया के बारे में पता चलता है तो रूबिया को मैं ढूंढ ले आऊँगा और आपके पास में लाकर दे दूंगा, उस मिलवा दूंगा। तो अंकल ने कहा तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, पर ये तो कहते हैं कि भाई यहाँ से निकल के साउथ अमेरिका चली गई है। उसने कहा चलो वो भी ठीक है, कम से कम ये तो पता चल जाए कि वो गई है, तो इससे आपको तसल्ली हो जाएगी। तो अंकल जिम ने कहा हाँ तुम बात तो सही कहते हो। तो उन्होंने चाबी उनको दे दी। जैक ने चाबी को लिया, वो गए वहाँ यूनिवर्सल लॉकर सिस्टम में, उसको खोला, एक पैकेट था, पैकेट निकाला तो उसके अंदर में कुछ रिकॉर्ड किए हुए टेप्स वगैरह उनको लग रहे थे। जब आपको लगा कि जो पुलिस कह रही थी, बाकी लोग कह रहे थे कि इसने कुछ टेप वगैरह किया है, मामला सही है, वो लेकर बाहर आए। बाहर आए थे कि उन पर किसी ने हमला कर दिया और पैकेज लेकर भाग गए। जैक ने फिर पीटरसन को कांटेक्ट किया, कैप्टन को, उनको सारी बातें बताई। कैप्टन पहले तो लाल पीले हुए, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि प्रोटेक्शन लो, तुम लेने को तैयार नहीं थे, अब मैं जो कह रहा हूँ वो करो। उन्होंने जैक को बुलाया और जैक को लेकर वो गए। एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर एक कॉटेज सा बना हुआ था, वहाँ उनको रख दिया। उसने कहा कि यहाँ पर आसपास में पुलिस का पहरा रहता है तो यहाँ कोई आ नहीं पाएगा। दूसरा पुलिस का छिपा हुआ एरिया, इसको हाइड आउट कहते हैं। हम जब किसी गवाह को वगैरह लाते हैं, छिपाना चाहते हैं, हम उसको यहाँ छिपा देते हैं। आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता भी एक, तो यहाँ ऐसे तो कोई नहीं आ सकता है। तुम यहाँ सेफ रहोगे तब तक कि मैं इस मामले की तहकीकात करता हूँ, तुमको मैं बता दूंगा, बस 2 दिन का वक्त दो, मैं तुमसे आके मिलता हूँ। जैक ने उसके लिए हाँ कह दिया। अब जैक वहीं रह गए। 2 दिन के बाद में फिर वो वहाँ पर आए कैप्टन। उन्होंने कहा कि देखो मामला सुलझ गया है, तुम पर हमला करवाने वाला मैकटर्नी वो क्रिमिनल ही था, वो जो कैसेट्स थे वो ही ले गया था। हमने उन कैसेट्स को ढूंढ निकाला है। उस कैसेट्स में जैसे कि लोगों का एक शक शुबह था कि जो इनकी मीटिंग वगैरह हो रही थी उसकी रिकॉर्डिंग थी, तो रिकॉर्डिंग को करके रखा गया था। अब किसी तरह से ये रिकॉर्डिंग मोनिका ने वहाँ से चुरा ली और फिर उसने रूबिया के साथ में मिलकर इस काम को किया। रूबिया को बाद में शायद मोनिका पे भरोसा नहीं था, तो उसने उस रिकॉर्डिंग को ले जाकर, उस कैसेट्स को ले जाकर, टेप्स को ले जाकर रख दिया उस लॉकर में। उसकी चाबी को उसने ले लिया और बाद में अंकल के नाम पर उसने उसको मेल कर दिया पार्सल से, जो कि अंकल को मिली, अंकल ने तुमको दे दी। गड़बड़ी सिर्फ एक ही हुई कि इस बीच में रूबिया के साथ में जो कोई था जिसके बारे में हमको नहीं पता, उसने कहीं कुछ गड़बड़ी की है और उसी वजह से रूबिया लापता भी हुई है, तो इस बारे में हमको पता नहीं चल पाया।
तो जैक थोड़ी देर खामोश रहा। उसने कहा वो तो सब ठीक, लेकिन मेरा तो एम यही था कि रूबिया के बारे में पता लगाऊं। तो पीटरसन ने थोड़ी देर जैक को देखा, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसने कहा कि जैक, एक बात मुझे बताओ, यूनिवर्सल के वो लॉकर 2 चाबियों से खुलते हैं। एक चाबी रूबिया के पास थी जो उसने पार्सल कर दी अपने अंकल को, जो तुमको मिल गई, लेकिन उस एक चाबी से वो नहीं खुलता था, क्योंकि उसका रूल ये था कि उसकी 2 चाबियां हो, 2 अलग अलग लोगों के पास हो, दोनों मिलकर आए या दोनों चाबियां एक साथ आए। और दूसरी चाबी तो थी मोनिका के पास। तो वो चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? अब जैक उनका मुंह देखने लगे। उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं। मैकटर्नी को मोनिका ने पैसे लेकर वो चाबी दे दी। मोनिका वहां से हट गई क्योंकि उसको चाह कर भी वो चीजें नहीं मिल सकती थी। तो उसने अपने हिस्से का पैसा लिया, चाबी मैकटर्नी को दी, वो हट गई। मैकटर्नी ने उस तीसरे शख्स की मदद से, जो कि रूबिया के साथ आया हुआ था, रूबिया को ट्रैप करवाया। चाबी उसके पास नहीं मिली, लेकिन वो सारी बातों को जानती थी। तो अगर वो जिंदा रहती तो इन सारी बातों को लीक कर देती। मोनिका की बात अलग है, वो इन तीनों की जिंदगी में पहले रही है, वो लीक नहीं करेगी। रूबिया कर देती तो उसको मार दिया गया। अगर हम चाहते तो मैकटर्नी से इस बात को पूछ सकते थे, मुश्किल ये हुई कि शूटआउट में मैकटर्नी मर गया है। तो अब ये हमको तुमसे पूछना है, क्योंकि हमारे पास इनफ इसके प्रूफ हैं कि वो तो तीसरे शख्स थे जो रूबिया के साथ आए थे, वो तुम थे। तो तुमने सब क्यों किया? जैक थोड़ी देर खामोश रहा। फिर जैक ने कहा कि देखिए, मेरे फादर ने बहुत गरीबी में जिंदगी बिताई थी। मेरी भी उम्र अब 40 साल के आसपास होने आई है। पैसों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ नाम से क्या होता है, पैसे तो चाहिए होते हैं। तो मैंने रूबिया के साथ मिलकर इस प्लान को किया था कि हम यहाँ पर आ जाएं, इस चीज़ को टेप करें। इलेक्शन पास में है, काफ़ी सारे पैसे मिल जाते, बच जाते। लेकिन रूबिया से मेरी इस बात पे अनबन हो गई। रूबिया ने चाबी अंकल को मेल कर दी। अब बगैर चाबी के लॉकर तो ना खुले। मैंने मैकटर्नी को कांटेक्ट किया। मैकटर्नी ने मुझे रूबिया को बुलाने के लिए कहा। रूबिया को बुलाया गया और बाद में जब रूबिया के पास चाबी नहीं मिली तो मैकटर्नी ने उसे मार दिया और इस खाई में फेंक दिया। तो जाहिर सी बात है, इस खाई में कभी किसी का पता नहीं चलता, तो उसका पता भी नहीं चल पाया। तो उस पर उन्होंने कहा, तुम ये कैसे कर सकते थे? तुम्हारे माँ बाप ने इतना नाम कमाया, उनका इंस्टीट्यूशन है। अब देखिए, तुमने मर्डर तो नहीं किया, लेकिन उसमें तुम भागीदार थे। ये है न्यू मैक्सिको टेक्सास वाला एरिया, यहाँ पर सजाए मौत होती है, और न भी हो तो उम्र कैद होगी। उससे बढ़कर बात यह है कि तुम्हारा नाम जो है वो हर जगह बदनाम होगा, मैगजीन्स में आएगा, हर तरफ छपेगा। तुम्हारे पेरेंट्स ने जो इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया है, उनके मौत के बाद भी वो चलता है आज भी। उनका नाम आज भी वहाँ पर इमॉर्टल है, तमीज़ से नाम लिया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है। तुमने सारी इज्जत मटिया मेट कर दी। तो जैक ने कहा, आप कह रहे थे कि आप इस मामले की समरी ए लिखने जा रहे हैं, क्योंकि इस मामले को आप हल नहीं कर पाए। आप ये भी कह रहे थे कि मरियम, यानी कि मेरी माँ ने आप पर एहसान किए थे, उपकार किए थे। मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर एहसान न करें, लेकिन मरियम पे तो वो एहसान करें ही, उसका नाम बदनाम न होने पाए। तो उन्होंने कहा, ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे कि उस रूबिया की लाश नहीं मिली थी, वैसे मेरा भी पता नहीं चलेगा। और ये कहने के बाद में जैक ने उसी खाई में, उस हिल टॉप से छलांग लगा दी। कैप्टन हक्के पक्के रह गए, उनके समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन फिर बाद में उनको ये लगा कि अगर जैक के बारे में भी बता भी देते हैं कि जैक ने सारा कुछ किया था, इससे मामला तो कोई हल होगा नहीं। वैसे भी उनका रिटायरमेंट पास आ रहा था, तो उन्होंने समरी ए लिखी, जैक के नाम को छिपाए रखा। मैकटर्नी मर चुका था, तो उन्होंने कह दिया कि भाई इस तरह की मीटिंग हुई थी, इस कैसेट्स को किसी ने चुरा लिया था जो सामने में आ गए। इस तरह से स्कैंडल खुल गया है। तो फिर जैक के मौत के बाद भी उसके पेरेंट्स का नाम उसी तरह से रहा, बल्कि जैक का एक स्टैचू भी वहां लगा दिया गया कि अपने माँ बाप की ये असली औलाद था, कि उनके नाम को उनके मरने के बाद भी चमकाने के लिए इसने जान देकर, अपनी कुर्बानी देकर रूबिया को ढूंढने की कोशिश की है। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो यहाँ रखें, उनके जवाब आपको देता हूँ।